और मैं अपनी आज की इस तकरीर को अल्लाह के फजल व करम से मैं जो कुछ बयान करूंगा, मैं इसको मेरे भाई और भिवंडी के जो सौदर हैं खालिद गुड्डू साहब के नजर पेश करता हूं, जो आज जेल की सलाखों में हुकूमत के जुल्म का शिकार हैं। और हम अपनी जानिब से महाराष्ट्र की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि खालिद गुड्डू साहब को जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए। 2 साल से खालिद गुड्डू को जेल में रखना ये इंसाफ की तौहीन है। हुकूमत का काम ये है कि किसी को जेल में ना रखे, बल्कि उनको जेल के बाहर लाए। अगर उन पर कोई मुकदमात हैं तो आप चलाइए जरूर, मगर मेरा मानना यह है कि खालिद गुड्डू को निशाना बनाकर उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने के लिए इस तरह की साजिश और मंसूबा रचा गया। मैं खालिद गुड्डू की इस को जो जेल में रखा गया, उन पर जो मुकदमे आयद किए गए, मेरा मानना यह है कि तमाम के तमाम मुकदमात में कानूनी तौर पर कोई उसमें दम नहीं है, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि खालिद गुड्डू बाहर आए, इसीलिए उनको जेल में रखा जा रहा है। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास देर है अंधेर नहीं है। जल्द से जल्द अल्लाह अपने फजल व करम से खालिद गुड्डू साहब को रिहा करवाएगा। मैं महाराष्ट्र की हुकूमत से भी ये कहना चाहूंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली की हुकूमत शिवसेना के एमएलएस के ऊपर ईडी का रेड कर रही है, और जिस तरीके से शिवसेना और खास तौर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बड़े बेचैन नजर आ रहे हैं कि कहीं मेरे किसी प्यारे को जेल में ना डाल दिया जाए, तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि अगर आपको अपने लोगों की फिक्र है कि कहीं मोदी की हुकूमत उनको जेल में डाल दे, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे अपनी हुकूमत में खालिद गुड्डू को जेल में डाला। याद रखिए, अगर खालिद गुड्डू जेल को जा रहा है हुकूमत के जबर और जुल्म का शिकार होकर, तो कहीं दिल्ली की हुकूमत भी अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करे और आपके ही करीबी लोगों को जेल में डाल दे। अगर आज आप फिक्रमंद हैं, तकलीफ में हैं, तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहा हूं, खालिद गुड्डू के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी, उनके घर में उनके भाइयों पर, उनके अफराद खानदान पर, उनके दोस्तों पर क्या गुजर रही होगी। इसीलिए हम महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप खालिद गुड्डू को रिहा करवाइए, मुकाबला करिए सियासत में, मैदान में मुकाबला करिए। लोकतंत्र है, लोकशाही है, संविधान के दायरे में रहकर मुकाबला करिए। किसी को जेल में डालकर ये बहादुरी का काम नहीं है। बहादुर वो है जो अपने मुखालिफिन को भी छोड़े और कहे कि आओ प्यारे आजमाओ किस्मत, देखते हैं मैदान में अवाम किसको पसंद करती है। अगर आज हुकूमत महाराष्ट्र की सरकार लोकशाही पर भरोसा करती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो खालिद गुड्डू को रिहा करवाएगी, और शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ये कहेगी कि खालिद गुड्डू तुम बाहर निकलकर हमसे मुकाबला करो। हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी जेल में ना जाए। सियासतदान हैं, राजनेता हैं, अगर वो जेल को चले जाएंगे तो याद रखो उनकी मकबूलियत में और इजाफा होता रहेगा।
खालिद गुड्डू की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई, ना इंशाअल्लाह कमी आएगी। खालिद गुड्डू एक दिन रिहा होगा और जब खालिद गुड्डू रिहा होगा तो पहले से ज्यादा ताकतवर एक सियासी नेता बनकर रिहा होगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मजलूमों का साथ देती है। जुल्म करने वालों, याद रखो, इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। आज तुम इख्तिदार के नशे में चूर होकर मजलूमों को जेल में डाल रहे हो, मगर इंसानियत की तारीख गवाह है कि जिस हुक्मरान ने अपनी ताकत के बलबे पर अगर वो ये समझ रहा है कि किसी को मैं जेल में डाल सकता हूं, कुदरत का काम यही होता है कि जो हुक्मरान जुल्म करता है, अल्लाह उसी हुक्मरान को एक दिन जेल में डालता है और मजलूम को तख्तो ताज पर बिठा देता है, और वही काम होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खालिद गुड्डू से दुश्मनी इसलिए क्योंकि खालिद गुड्डू पावर के खिलाफ है। कौन सा पावर? एक तो राष्ट्रवादी के जुल्म के खिलाफ और दूसरा टॉरेंट पावर के खिलाफ खालिद गुड्डू ने आवाज उठाई थी। तो दोनों को यह पसंद नहीं आया कि यह कौन दीवाना खड़ा हो गया जो हमारे इख्तिदार की बुनियादों को हिला के रख दे रहा है। तो टॉरेंट पावर और राष्ट्रवादी दोनों मिलकर खालिद गुड्डू के खिलाफ झूठे मुकदमे आयद करके हजरत पुलिस को भी इस्तेमाल कर लिए और खालिद गुड्डू पर इल्जाम लगाकर उनको जेल को भिजा दिया। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। मुझे इस बात को खुलकर कहना पड़ेगा कि अगर कोई भी ओहदेदार गवर्नमेंट का, उसको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, उसको कानून को, संविधान पर अमल करना है। अगर आज आप संविधान को नजरअंदाज करके, रूल ऑफ लॉ को नजरअंदाज करके, जिसको उर्दू में कहती है कि कानून की बालादस्ती को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आज आप मौज मना लो, कल ये लोग जब इख्तिदार पर सत्ता में नहीं रहेंगे तो फिर कौन आएगा आपको बचाने के लिए। इसीलिए हम अपील कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार, जो महाराष्ट्र की जेलों में जो लोग मजलूम हैं, उन सबको रिहा करे। मैं खालिद गुड्डू की बात नहीं कर रहा हूं। जो कोई भी महाराष्ट्र की जेल में जुल्म का शिकार है, उनको छोड़ा जाए, चाहे वो खालिद गुड्डू हो या नवाब मलिक हो, उनको भी छोड़ना चाहिए। नवाब मलिक की बात नहीं करेंगे। मुल्क का माहौल इस तरह से बना दिया गया कि बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां ये चाहती हैं कि भला हम तक ना आए, हम जेल को ना जाएं, मगर हमारे पार्टी में अगर कोई मुसलमान है तो उसको जेल में डाल दो, हम जेल को नहीं जाएंगे। ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, दलाइल और दलील दे रहा हूं। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया जनाब शरद पवार साहिब दिल्ली जाकर दिल्ली के बादशाह नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, तो मीडिया ने रिपोर्ट किया कि शरद पवार साहिब ने देश के प्रधानमंत्री, जो इस वक्त भारत के बादशाह बने बैठे हैं, उनसे कहा कि संजय राउत पर कुछ मत करो, उसको जेल में मत भिजाओ, उसके खिलाफ इंक्वायरी मत करो। मैं पूछना चाह रहा हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से, उनको नवाब मलिक क्यों याद नहीं आया? नवाब मलिक का नाम लेना था ना। जब देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे तो आप ही के पार्टी का नवाब मलिक है, उसके बारे में भी बोल देते कि नवाब मलिक को भेजा, जेल में डाला गया। मगर नवाब मलिक का नाम नहीं आया। किसका नाम आया? शिवसेना के संजय का नाम आया।
तो क्या संजय मलिक से ज्यादा अजीज हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस को? यह हकीकत है। मेरी बात को याद रखो आप। मेरे इस तकरीर के बाद शुरू हो जाएंगे मीडिया के लोग जो शिवसेना की गुलामी करते हैं, तो कोई मोदी की गुलामी करते हैं, तो कोई शरद पवार की गुलामी करते हैं। मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, मैं इनका कादिम बनकर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। ये बात सच है कि संजय का नाम शरद पवार साहिब लिए, नवाब मलिक का नाम नहीं लिए। क्यों? नवाब मलिक क्या कमतर है संजय से? आप बताओ, क्या नवाब मलिक कमतर है संजय से? क्या नवाब मलिक और संजय बराबर नहीं है? जब बराबर है तो बोलते भी नहीं है जबान से अपनी। क्यों नहीं बोलते? मुसलमान कहां जाएगा, इसको डराओ दौड़ते हुए आएगा हमारे पास। बोलो इसको सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म का गुलाम है, ये हमारे पास दौड़ के आएगा। बोलो इसको गंगा जमुनी, वो बाजा बजा कर आएगा। एक मुशायरा कर दो तो वो दौड़ कर आएगा। मगर ये आपकी अहमियत है। जब चुनाव आएगा तो चुनाव में कहेंगे ओवैसी की बात का यकीन मत करो, मोदी को रोकना है, शिवसेना को रोकना है। जब महाराष्ट्र के विधानसभा चल रहे थे, इसी जगह पर मैं आया था, इसी विधानसभा में भिवंडी के। मैंने आपसे अपील की थी कि यहां से खालिद गुड्डू को कामयाब करिए। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करने आया हूं कि आपने अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के उम्मीदवार खालिद गुड्डू को 44,000 वोट से नवाजा। मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। मगर उस वक्त आपको याद होगा, यही राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग कह रहे थे ओवैसी को वोट मत दो, भाजपा और शिवसेना को रोकना है। और जब चुनाव हो गए तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने शिवसेना से मिलकर निकाह किया। निकाह किया। अब ये 1, 2, 3 में दूल्हा कौन है मुझे नहीं मालूम, मगर एक सदाबहार दूल्हा आपके सामने खड़ा हुआ है। जब सत्ता को मिलना था, सीएम की कुर्सी थी, मंत्री की पोस्ट थी, दौलत थी, इख्तिदार था, तो बोले मुसलमान का छोड़ो, कहां जाएगा। उसको हम तो हमेशा से धोखा देते आए हैं। हमने भिवंडी में फसाद करवाया, भिवंडी में मरवाया, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी आई। मुसलमान भूल जाता है। जज्बात में लाओ मुसलमान को, भाजपा का, शिवसेना का, सेकुलरिज्म का, इसको पाठ इसके सामने पढ़ो, मुसलमान सन्नाटे में आ जाता। अब आप बताइए, जब मैं पुकार कर कह रहा था 2019 के असेंबली और विधानसभा के चुनाव में कि कामयाब करो खालिद गुड्डू को, आपकी आवाज विधानसभा में जानी चाहिए, तो मेरी ही मुखालिफत में हमारे ही दरमियान से लोग खड़े होकर कहे ये जज्बाती बात करता है। अब बताओ क्या मैं सच था ये और आप झूठे नहीं थे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब चीजें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप जब यहां पर इंशाअल्लाह ताला भिवंडी के लोकल बॉडी के बल्दिया के इंतखाबात होंगे तो आप एक अच्छा फैसला करेंगे और आप मुत्तहिद होकर यहां से इंशाअल्लाह मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कमजोरियों को, हमारी खामियों को दूर किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप हमारी रहबरी करिए, हमारी सरपरस्ती करिए। अगर हम गलती करते हैं तो हमारा हाथ पकड़कर टोकिए, मगर इस कारवां को, इस जिम्मेदारी को आपको लेकर आगे बढ़ना है, आपको कामयाब करना है। मैं यहां पर नहीं आया हूं अपने लिए, बार बार यही कहता हूं मैं और कहता रहूंगा। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि ताकि आपकी लीडरशिप बने, आपका कायद बने,
जो आपकी आवाज विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, यहां की बल्दिया हो, वहां पर गूंजे, टॉरेंट पावर के जुल्म का खात्मा हो। ये बुनकरों की सरजमीन है, ये मजदूरों की सरजमीन है, और यहां पर एक बरखी कंपनी गरीबों का खून चूस रही है, और खून चूसने में मदद कर रही है शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस। आखिर क्या बात है कि सिर्फ यहां पर कितने वो कोणार्क विकास अघाड़ी के सिर्फ 4 नगर सेवक है और उनका महापौर बन जाता है, सिर्फ 4 उनके। और फिर इसमें कांग्रेस भी और शिवसेना भी, बीजेपी भी इनकी मदद करते हैं। क्या बात है, ये आपके रिश्तेदार हैं क्या? 4 इनके, 47 कांग्रेस के, भाजपा की 18। क्या बैठ के बिरयानी खा लिए तुम लोग? पूरा भिवंडी को लूट लिए। 850 करोड़ का बजट कहां इस्तेमाल हुआ? जब ये सवाल हम करते हैं 850 करोड़ कहां गए, तो कल आप देखेंगे सुबह से ये रात भर नहीं सोएंगे मेरी तकरीर सुन के, करवटें बदलते रहेंगे। कैसा बोला, कैसा बोला, ये बोला, वो बोला। अरे बोलेंगे बाबा, तुम्हारे बाप को भी बोलेंगे, तुमको भी बोलेंगे, और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा बोलते रहेंगे। अब सुबह से शुरू हो जाएंगे, ये भड़काऊ भाषण दिया, ये ऐसा बोला, वो उस समुदाय के खिलाफ बोला। अरे बाबू, कभी तकरीर सीखना है ना संविधान के दायरे में रहकर, तो आओ मैं तुमको समझाता हूं कैसे तकरीर करना चाहिए। मगर कल से शुरू कर देंगे, 10 बजे से मीडिया को फोन आएगा, ए वो क्लिप चला ना ओवैसी की, ए उसने ऐसा बोला था, तू चलाया क्यों नहीं? कल रात में वारिस को बुलाकर बिठा के इसको पूछ जरा। कितनों को बिठा के पूछेंगे, कुछ भी निकलने वाला नहीं है इसमें से। जो बात सच्ची होती है वो कड़वी होती है। कड़वी उन लोगों के लिए होती है जो जुल्म करते हैं, और जो बात सच्ची होती है वो आवाम के दिलों को छू जाती है और दिलों में समा जाती है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुखालिफत। 850 करोड़ का बजट, और अस्पताल जैसा भी कहा गया कि वेंटिलेटर पर है। 850 करोड़ कहां गए? कैसे अस्पताल नहीं अच्छा हुआ? किसके जेब में गए? आप अंदाजा लगाइए, 850 करोड़ का बजट अगर अस्पताल की अच्छाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता तो गरीबों को इससे फायदा पहुंचता भिवंडी की। मगर इनको ये चाहते हैं कि नहीं नहीं, गारत का गड़ा है, इनका भरता नहीं है। 850 करोड़ मेरे को कितना, तेरे को कितना? अरे क्या ये खाजा का लंगर है, लूट के लेके जाएंगे तुम लोग? ऐसा लगता है कि पूरे डाकू एक हो गए। ये मेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, और इसी हिस्सेदारी में आपको अपना हिस्सा नहीं मिलता है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आप मुत्तहिद होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मेरी आपसे अपील है कि आपकी आवाज भिवंडी की बल्दिया में गूंजनी चाहिए। आपके मसाइल की का हल मिलना चाहिए। और जिस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाह 44,000 वोट खालिद गुड्डू को दिए, मुझे यकीन है कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आप मुत्तहिदा तौर पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा था, बता रहा था कि मुल्क में जो हालात हैं वो आप सब जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आज प्रधानमंत्री, देश के वजीर आजम, दिल्ली के बादशाह अपनी हुकूमत के 8 साल के पर बड़े बड़े बातें आज किए हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से इतना पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री आखिर ये क्या बात है कि 1 लीटर दूध और 1 डबल रोटी का लोफ पैकेट
एक ही कीमत में क्यों मिल रहे हैं प्रधानमंत्री? 1 लीटर दूध और एक डबल रोटी का पैकेट। तो बीजेपी वाले बोलेंगे क्या बोलता है ना, क्या बोल रहा है, दूध भी खरीद ले, डबल रोटी खा ले, पेट भर जाएगा। अरे आप बताइए, महंगाई, कभी इतने महंगाई भारत में कभी नहीं हुई थी, और आज 8 साल देश के प्रधानमंत्री अपनी हुकूमत के मना रहे हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट है। बेरोजगारी नौजवानों में जो भारत में दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, मगर मोदी जी बोल रहे 8 साल में मैंने चांद पर जाकर मट्ठी आपके कदमों में डाल दी। आपको देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 8 साल में बहुत बड़ा काम कर दिए। फिस्कल डेफिसिट 40 साल में सबसे ज्यादा है। रिटेल इन्फ्लेशन 20 साल में सबसे ज्यादा है। और जो महिलाओं की, खवातीन का वुमेन फोर्स है, उसमें कमी आई है। 10% से कम महिलाएं काम कर रही हैं भारत में। आप बताइए इसके ऊपर क्या बोलेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 8 साल का जश्न बीजेपी मना रही है, तो क्या ये बात सच नहीं है कि भारत के फॉरेन रिजर्व जो $640 बिलियन से $595 बिलियन पर आ गए? कौन जिम्मेदार है इसका? FIIs, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स 22% से 19% पे आ गए इंडियन स्टॉक्स के। कौन जिम्मेदार है इसका? इखलाक को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? पीलू खान को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? रकबर को मारा गया, कौन जिम्मेदार है? दिल्ली का फसाद हुआ, कौन जिम्मेदार है? गाय के नाम पर पीटा गया, कौन जिम्मेदार है? दाढ़ी के नाम पर मारा गया, कौन जिम्मेदार है? सर पर टोपी पहनने पर मारा गया, हाफिज जुनैद को चलती हुई ट्रेन में मारा गया, कौन जिम्मेदार है? सेंधवा में 12 घरों को तोड़ दिया गया, कौन जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश खरगोन में 22 घरों को तोड़ दिया गया, कौन जिम्मेदार है? राजस्थान के खैरोली में फसाद हुआ, कौन जिम्मेदार है? और 8 साल का जश्न मना रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करेगा। अब जब आप भाजपा के लोगों से पूछेंगे, ना मोदी जी ने तो 370 निकाल दिया, तो जब 370 निकाल कर आपने कहा था कि आतंकवाद का खात्मा कर दिया, तो कल एक टिकटॉक, एक टीवी के स्टार को गोली मार दी गई, कौन जिम्मेदार है? एक गवर्नमेंट का मुलाजिम पंडित था, कश्मीरी पंडित, उसको मार दिया गया, कौन जिम्मेदार है? तुमने झूठी पिक्चर तो बना दी जज्बात में और नफरत पैदा करने के लिए इस्लाम और मुसलमानों के लिए, मगर वो पंडित को मारा, कौन जिम्मेदार है? तुम्हारी सरकार है। पड़ोसी पाकिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर में घुस कर आकर गोलियां चलाते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? आपकी सरकार है। नौकरियां नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जवाब देगा इसका? हां, मैं मानता हूं कि इन सब की जिम्मेदारी अगर किसी पर है, इन्फ्लेशन बढ़कर है, तो मुगल बादशाह अकबर जिम्मेदार है। नौजवानों में, युवाओं में बेरोजगारी है, तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां की जिम्मेदारी है। पेट्रोल डीजल बढ़ गया, औरंगजेब जिम्मेदार है, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। ये लोग करके गए, इसीलिए पेट्रोल आज तक बढ़ रहा है। सरकार आपकी है, मैं खुद कह रहा हूं ना, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां सब जिम्मेदार हैं, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात मैं भारत के मुसलमानों को भिवंडी से कहना चाहूंगा। भारत के जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई बहन हैं, दलित हैं, ओबीसी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, भारत कैसे बना?
ये आज जो भारत है कैसे बना? ये आरएसएस, बीजेपी कहती है कि आक्रमण करने वाले मुसलमान आए थे, कहते हैं ना, ये आए थे, आक्रमण करने वाले आए थे भारत में। तो क्या भारत की तारीख सिर्फ मुगलों से शुरू हुई क्या? नहीं, 65,000 साल पहले भारत में, जो मौजूदा भारत है या जो हम जिसको कहते हैं, ये हमारा जो खित्ता है, उसमें 65,000 साल